नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कटारा कंपटीशन एग्जाम यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं यूपी पुलिस का फुल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट नंबर है ए 121। 121 नंबर जो मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन होने वाला है। आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें और चीज़ों को और कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चंस की वो अप्रोच बताने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एक क्लास में कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और एक एग्जाम हॉल के अंदर अटेम्प्ट करना, इस बात में काफ़ी फर्क होता है। तो हम जो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं उनकी अप्रोच कुछ इस प्रकार रहेगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका मैथ का आएगा और मैथ में पहला क्वेश्चन ये रहा। बेटा ये पहला ही सवाल डीआई का है। कहता है निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2007 से 2011 तक 3 कंपनियों ए, बी और सी द्वारा निर्मित मोबाइल फोन की संख्या हजार में दर्शाई गई है। किस कंपनी ने और किस वर्ष अन्य सभी कंपनियों की तुलना में सबसे अधिक मोबाइल फोन का निर्माण किया? एक बात मुझे बहुत ध्यान से बताओ, बहुत ही ध्यान से। सर बात क्या है? बात यह है किस कंपनी ने। देखो, अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कंपनी सी 2011 है, कंपनी सी और 2011 है। भाई नहीं, इससे ज्यादा तो ए है। फिर उसके बाद ए ने 2010 में, ए ने 2010 में, लेकिन इसने बी ने किया है। ना तो ए है ना बी है। आगे बढ़ते हैं। ए 2011 है। ए 2011, हाँ भाई 2011 वर्ष में ए ने सबसे ज्यादा उत्पादन किया है। एक बार डी को देख लेते हैं। बी 2009, बी 2009, 9 की बात करें बी की, नहीं, इससे ज्यादा तो सी है और ए भी है। तो कुल मिला के आंसर इसका सी होगा। मतलब आपको बस डेटा को देखना था, इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य 1800 रुपये है। ठीक है सर। इस पर 15 और 10% की दो क्रमिक छूट दी गई। 15% की अगर छूट दी गई तो कीमत हो गई 85%। ठीक है सर। और 10% मतलब कीमत होगी 90%। अब मुझे एक बात बताओ, इसे सॉल्व करो और बहुत ध्यान से सॉल्व करो। इसे सॉल्व करोगे तो 0 से 0 और बेटा 2 0 से 2 0। उसके बाद में यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, और कुछ काट सकता हूं। 5 से काट सकता हूं 2 बार, 5 से काट सकता हूं 17 बार, और सर 2 से कितने बार? 9 बार। अब क्या करना है? 9 ने में 81 या 17 नंबर 153। भाई हमने सही कर दिया। हमने किया 1800, सॉरी पहले तो 18,000 था, एक जीरो रह गई है, दोबारा कर देते हैं इसे। आ जाओ इधर, दोबारा कर देते हैं, एक जीरो रह गई थी। मैंने कहा 18,000 है कीमत, और 15% बोले तो 85% इसकी कीमत है। 10% बोले तो 90%। 90/100। अब क्या होगा? अब होगा ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब सही है। अब हमें इसे सॉल्व करना है सर। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे सीधा गुणा ही तो करना पड़ेगा। पहले मैं 18 का कर देता हूं। 18 पंजे, और तो कोई रास्ता है नहीं। 9 से कर दूं, चलो 9 पंजे 45, बचा कितना? 4, और 9 8 72 और 4 76। नहीं समझे? मैंने 9 का किया, 9 पंजे 45 बचा 4, 9 8 72, 4 76। अब गुणा करना है कितने का? 18 का। 18 पंजे 90, बचा 9, 18 छक्के 108, 9 बचा हुआ था। 18 पंजे 90 का, 9 बचा हुआ है। 18 छक्के 108 और 9 117, बचा कितना? 11। 18 अट्ठे 126, 126 और 11, 126 27, 13,770। अब 830 व्यय होता है। 830 का क्या होता है सर? परिवहन पर व्यय हो जाता है। व्यय हो जाता है तो जोड़ दो। कुल मिला के 0 7 और 3 10, बचा 1, 8 और 7 15, 1 16, बचा 1, 14,600। 14,600 की वस्तु उसने बेच दी सर कितने में? 18,440 में। 18,440 में। तो अब आपको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा सर? देखो, 0 से 0 और 14, ये क्या है? 4। भाई 18,440 से 18,600 है 4, ये 4 है 14, और 8 और 6 14, 8 और 6 14 हो गया। भाई 18,440 ही तो है, 14,600 है, तो हमें माइनस ही तो करना है। तो 0 में से 0, 4 में से 0 गई तो 4, 4 में से 0 गई तो 4,
ये है 14, ये 4 है, 4 से 6 घटेगा नहीं, 14, 8 और 14, यहाँ 7, 7 में 4 गया तो 3, 3840। 3840 बोले तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भाई इस सवाल 3840 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2380 की राशि को, एक बार ऐसे करने की कोशिश करो, इसे खोल दो। हाँ जी, बात क्लियर है। 2380 रुपए की राशि को दो भागों पे उधार दिया गया, 25% और 20% वार्षिक पर है। यदि कुल वार्षिक आय 500 है तो 25% उधार दी गई राशि बताइए। बहुत सीधी सी बात, देखो ये है, यहाँ पर 25% वार्षिक है और एक 20% वार्षिक है। अच्छा, 500 रुपए हुआ है तो मैंने कहा 2380, मान लो अगर 25% पर दिए गए होते और एक बार 2380 20% पर दिए गए होते तो मैं क्या करता, मैं ये करता 0 से 0 खत्म है ही 100 के लिए, और 25 अट्ठे 200, 200 का 20 बचा, 25 75, 95 बचा कितना 9, 25 दूनी 50 और 9 59, 595। अच्छा, 2 जीरो खत्म, 2 अट्ठे 16 बचा 1, और 2 तिया 6 और 1 7, और 2 दूनी 4, 476। लेकिन बेटा मिले कितने, 500 मिले, 500 हुआ तो 476 और 500 का डिफरेंस कितना है, 24 सर। और ये कितना है सर, 95। यही इनके इनकम का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया, इनकम का। आप ऐड करो, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 119। 119 की वैल्यू कितनी है, 119 की वैल्यू कितनी है, 2338। 119 की वैल्यू कितनी है, 2338, 2380। 119 दूनी 38, 20। अगर ये 20 गुना है, अगर ये 20 गुना है तो आपको क्या पूछा, 25% की दर पर उधार दी गई राशि, 25% की दर पर उधार दी गई राशि, यहाँ पर 20 गुना है तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 480। 480 बोले तो ऑप्शन 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2500 में एक पुरानी साइकिल खरीदी, मरम्मत पर 300 खर्च किए, उसने इसे 3000 में बेच दिया। कितने बेच दिया सर, 3000 में। तो उसका लाभ बताओ। अच्छा, पिछला तो तुम्हें समझ में आ गया ना, 480 आंसर है, ठीक है। अगले सवाल को करिए, उड़ाइए इस सवाल को जल्दी से। अगले सवाल की बात करें, 2500 हम खरीदी, 300 खर्च कर दिए, तो कितने हो गए, 2800 हो गए ना। 2800 से कोई वस्तु 3000 में बेची जाए तो कितने का फायदा, 200 का। कितने पर, 2800 पर, और मल्टीप्लाई कितना है, 100। तो अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 14 बार। अब 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। बात खत्म। 7 सही 1/7% बोले तो ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। 3% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर 9 रुपए है। देखो, 103% हो गया ये, दूसरा हो गया 106%। रेशियो बनाओ 103 अनुपात 106। खत्म कहानी, पी लो पानी। 103 अनुपात 106 ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। क्या आंसर है जी, राइट। आगे बढ़िए। कह रहा है एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर बेचता है, मिश्रण को 25% का लाभ कमाता है। सर 25% के लाभ का मतलब क्या है, 1/4, 1/4। अब 1/4 है तो 4 क्या है, सीपी, एक का क्या है, प्रॉफिट। अच्छा, जो प्रॉफिट है ना वही मिल्क है, वही वाटर है, क्योंकि पानी की वजह से तो लाभ हुआ जब क्रय मूल्य पर बेचा है। और ये रहा होगा मिल्क, ये रहा होगा मिल्क। उसने क्या पूछा है मुझसे, मिश्रण में पानी और मिल्क 1/4 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 15 किलोमीटर पर आवर से धारा की चल 3 किलोमीटर पर आवर है, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 15 3 हो गया 18, 18 किलोमीटर 12 मिनट 12/60, 12 पंजे 60, 18 दूनी 36, 3.6 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर इस सवाल का राइट आंसर है। क्या ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते। 3 3 4 और 8, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। 3 4 8 का एलसीएम लो सर, कितना हो गया सर, 24, 24 किलोमीटर। 8 या 24 3 घंटे, 6 चौको 24 4 घंटे, 3 अट्ठे 24 8 घंटे, 8 और 14 और 3 17 घंटे, 17 घंटे, 17 घंटे। तो आप एवरेज स्पीड निकालो सबसे पहले, जो उसकी यात्रा की एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी, अगर 3 चालें तो 3 से गुणा करते थे, ये मैंने मेथड आपको बताया हुआ है। इतने किलोमीटर और 17 घंटे, 24 या 72,
72/17 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। अच्छा उसने क्या बोला है, उसने हमसे ये बोला है कि 425 मिनट लगते हैं। आप मेरे को इतना बताओ कि अगर कोई आदमी 72/17 किलोमीटर पर आवर से 425 मिनट चले तो 425 मिनट मिनट को 60 से भाग कर दें, आवर बन जाएगा। अब 12 पंजे 60 और 12 छिक्के 72 और 5 अट्ठे 40 और 55 25 और 17 पंजे 85 और 5 छिक्के 30 किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर है? 30 किलोमीटर बोले तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 4 लैपटॉप में 1,54,000। हाँ जी, अब 1,54,005 रुपए में बेचा है। बात क्लियर है? 1,54,005 रुपए में बेचा है, 25% की हानि हुई, 25% का लाभ कमाना है। दरअसल 1,54,005, 25% हानि मतलब है 75% की वैल्यू है, और 25% लाभ अर्जित करने के लिए 125% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप इसको सॉल्व करिए। परसेंट से परसेंट कटा, 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, और 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब यहाँ पर आप बात करें, यहाँ पर आप बात करें तो पचम 25 बचा 2, 5 तिया 15 और 2 17 बचा 1, 5 तिया 15 और 1 16 बचा 1 5 और 1 5 और 1 6 और पचम 25 25 25 66 75 25 66 75 25 66 75 बोले तो ऑप्शन बी। 9 का भैया बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को करो फटाफट, फटाफट करिए। 10 कह रहा है 3,000 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, 10% के लाभ पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। इससे आसान सवाल एग्जाम हॉल में आपको नहीं मिलने वाला, आप इसे सॉल्व करें। ये हो गया जी 3300, ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना है जी? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, पृष्ठ क्षेत्रफल के 4 पाई आर स्क्वायर के समान है। अब यहां से रेडियस निकालोगे, यहां से रेडियस निकालो, पाई से पाई 4 से 4, आर स्क्वायर से क्यूब, आर बराबर 3 आ गया। अब कह रहा है गोले का अर्धगोले का आयतन बताओ। अर्धगोले का आयतन जानते हैं आप क्या होता है? 2/3 पाई आर की क्यूब। अब क्या करोगे? 2/3 पाई रखोगे कितना? 3.14, 22/7 नहीं रखवाया उसने, कई बार 22/7 लिखवाता है, ठीक है। अच्छा आर की वैल्यू कितनी है सर? 3 3 और 3, 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 चौका 72 का 2 बचा कितना? 7, 18 का 18 और 7 25, और बचा कितना? 2, 18 18 तिया 54 और 2 56, 56.52 बोले तो ऑप्शन सी 56.52। अरे नहीं ये नहीं है बेटा, ये तो सी पर लग गया, बी होगा 56.52, ऑप्शन बी। 11 का भाई बी होगा। क्या ये बात क्लियर है? 11 का आंसर क्या होगा सर? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसमें उत्कीर्ण किए गए अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्ग में उसमें निकालकर एक अलग कर दिया जाए। तो जो 14 सेंटीमीटर वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, पहले एक बात समझो। मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया, लो बना दिया, बहुत बढ़िया। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ग बना दिया, सही है। लो भाई ये वर्ग बन गया। अब दरअसल हुआ क्या है, हमारा सवाल हमसे क्या कह रहा है? हमारा सवाल हमसे ये कह रहा है 14 से त्रिज्या वाले उस वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या है ना 14, रेडियस क्या होगी? ये रेडियस है ना 14। अगर मैं आपसे यहीं पर कहूं कि ये क्या रेडियस इसके जो वर्ग है इसके वर्ग का विकर्ण का आधा नहीं है, आप कहेंगे बात तो सर सही है, क्योंकि एक तो मेरे पास ये है कि मैं सर्कल का एरिया निकाल के रख दूं, सर्कल का एरिया निकाल सकता हूं, बहुत सिंपल है। एरिया निकालना है मुझे किसका? सर्कल का। एरिया निकालना होगा मुझे सर्कल का। मैं क्या करूंगा सर? सर्कल का एरिया निकालूंगा तो मैं करूंगा रेडियस कितनी? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो क्या होता है भाई? एरिया तो निकालना है पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर कितना है? 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 का 6 बच्चा 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616। अब कह रहा है इसमें हमने जो वर्ग बनाया है, सबसे पहले तो हमें उसकी
भुजा मिल जाए। तो आप बताओ वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण जो होगा वो होगा a√2। a√2 a√2 बराबर क्या होगा? 14 दूनी 28 नहीं होगा भाई? पूरा व्यास ही तो विकर्ण है वर्ग का। जो वृत्त का आपका ये वृत्त का जो आपको व्यास दिख रहा है वही विकर्ण के बराबर होगा। तो a बराबर क्या हो गया? 28/√2। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। अब क्या करोगे? आप चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। √2 से √2 कितने बार? 14 बार। तो हो गया 14√2। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब क्या करोगे सर? अब यहां पर मुझे आपको बताना है एरिया, वो भी किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का ये बताऊंगा तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। 14√2 और 14√2, 14 14 196। 196 हो गया। 196 दूनी कितना होता है? 196 दूनी आप 8 कम कर दो 400 में से, 392 हो जाएगा। नहीं समझे भाई? 196 दूनी 392 ही तो होगा। आप इसमें से माइनस कर दो, शेष भाग का ही रह जाएगा। 6 में से 2 गए तो 4, 9 और 2 11, और 5 में 3 गए तो 2, 224। बात सही है? 416 और 8 24, 224। 224 बोले तो ऑप्शन डी। भाई डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सर, क्वेश्चन नंबर 12 का डी है 224 बिल्कुल। आगे आइए। कह रहा है 4 वर्ष 6% वार्षिक दर से उधार ली गई 3000 पर। 3000 पर 4 वर्षों के लिए 6% से 6 चौका 24 तिया 72, 720 आ गया। आगे बढ़िए, ये तो बहुत ही आसान था। बर्तन ए में स्प्रिट और पानी क्या है सर? एक तो स्प्रिट है और एक वाटर है। 3:4, 5:3। सी में 4:3 के अनुपात में युक्त नया मिश्रण बनाया गया। किस अनुपात में दोनों को मिलाना है? सवाल इस बात का है। तो 3 और 4 7, 5 और 3 8, 4 और 3 7। यही तो मेथड बताया था आपको, या 8 से गुणा, या 7 से गुणा, या 8 से। अब मैंने आपको बताया किसी एक पर आप कर दो। 8 तिया 24, 7 पंजे 35, और 8 चौका 32। लो भाई, 35 32 का डिफरेंस 3 है, 24 और 28 डिफरेंस 8 है। 3:8 हो गया। बोले तो ऑप्शन बी आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 5 10 6 के अनुपात में हैं। थैले में कुल राशि सब 275 रुपए है। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखिए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के जो सिक्कों की बात हो रही है वो है 5 10 और 6 के अनुपात में। ठीक है सर। अब उसने क्या बोला? सर अब कुल धनराशि पता करो। तो ये तो 5 रुपए, ये हो गए नंबर ऑफ कॉइन्स। ये क्या हो गया? प्राइस। 5 20 30, 30 20 50 और 5 55। 55 की वैल्यू कितनी है? 275। 55 25, 55 25 227, 5 गुना। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5 रुपए कितने सिक्के हैं? सिक्के 6 की वैल्यू निकालनी है। 6 पंजे 30। ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। 12 पुरुषों की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि होती है। उसमें 30 40 और 44 वर्ष की आयु के 3 पुरुषों के स्थान पर 3 अन्य पुरुष और आ जाते हैं। तो 3 व्यक्तियों की औसत आयु बताओ। देखो, 36 है, 40 है, और 44 वाली जगह पर जो नए पुरुष आए तीनों, अब वो 12 पुरुष ने 6 को बढ़ाया तो 72 ही तो बढ़ा दिया। तो अब चाहे तो डायरेक्ट 72 लिख दो और एवरेज निकालना है। तो कितने टर्म? 3 व्यक्ति हैं, सबको जोड़ दो। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 का 2 बचा 1, 7 और 1 8 और 4 12 और 4 16 और 3 19, 192 बट्टे में 3, 3 6 18 और 3 चौके 12, 64 हो गया सर। 64 ऑप्शन सी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी परिषद में चुनाव के 3 प्रत्याशी थे। सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 10% मत अवैध घोषित करे। असल में इस लाइन ने आपको बड़ा कंफ्यूज किया होगा। 10% अवैध घोषित किए और प्रत्याशियों को 8 7 5 के अनुपात में मत मिले। तो 8 और 7 15 और 5 20,
20 है, 7 और 5 12 और 8 20, 20 की वैल्यू निकालनी है, जबकि दूसरे उम्मीदवार के मत आपको दे रखे हैं 4725, 7 छक्के 42, सत्तू सत्तू 49 और 7 पंजे 35, 675 गुना करो 0, 2 पंजे 10, बचा कितना 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, बचा 1, 2 छक्के 12 और 1 13, 13,500। ऑप्शन डी हो गया। क्या बात क्लियर है? क्या बात समझ में आई? कह रहा अर्धगोलाकार कटोरा किनारे 264 सेंटीमीटर गोल है। मान लीजिए कि यह कटोरा पेय पदार्थ से आधा है। पेय पदार्थ से क्या है बेटा? आधा है। आधा है भरा हुआ। यदि पेय पदार्थ शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले गिलास में परोसा जाता है, मतलब ऐसे समझो कि 264 सेंटीमीटर ये क्या है? परिधि है उसकी। इसकी रेडियस निकाल लेंगे हम। पहले रेडियस निकालता हूं फिर समझाता हूं मैं। मैंने कहा अर्धगोलाकार कटोरे का 264 सेंटीमीटर गोल है। गोल का मतलब है जैसे मान लो ये एक आपका कोई गोल है, कोई चीज है, इसकी ये ऊपर की जो परिधि है ये दे रखी है 264, इसने बोल रखा है 264 गोल है सेंटीमीटर में, तो 2 पाई और आर बराबर 264। अब आप क्या करोगे सर? अब आप यहां पर 22 एक 22 दूनी 44, 2 छिक्के 12, 6 सत्ते 42, ठीक है। अब ये 42 जो निकल गई रेडियस से आई, तो 42 सेंटीमीटर रेडियस का ये है। अच्छा 6 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोला, अब तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 वाले की? मैंने बोल दिया 3 हो जाएगी भाई, रेडियस तो 3 हो जाएगी ना। अब समझो, अब एक हमारे पास ऐसा कोई बड़ा बर्तन है, जैसे तुमने दावत वगैरह खाई है तो उसमें बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है। अब ऐसी कोई कढ़ाई है अर्धगोलाकार और वो आधी भरी हुई है, जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसमें से निकाल निकाल के जो भी पेय पदार्थ है, खाने का जो पीने का चीज है, वो 6 सेंटीमीटर व्यास यानी 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या के एक बर्तन से सबको दिया जा रहा है। तो मतलब ऐसे कितने लोगों तक पहुंच जाओगे आप, ये कहना चाह रहा है। कितने लोगों की, मतलब कितने लोगों को आप उससे उसे दे सकते हो, ये कहना चाह रहा है। तो मैंने आपको इतना बोला कि यहां पर जो इसका वॉल्यूम होगा 42 वाले का, तो पहली बात तो अर्धवृत्त है ये, तो 2/3 पाई आर की क्यूब, 42 42 और 42। लेकिन एक बात और है। बात क्या है सर? आधा भरा हुआ था तो 1/2 यानी आधे भाग का ही तो वॉल्यूम निकालेंगे, यही तो पता चलेगा कि कितना है इसमें लिक्विड वगैरह जो भी है। लेकिन अब मुझे इतना बताओ कि कितने लोगों तक पहुंचेगा? तो उसने बोला अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार तो 2/3 है, पाई भी है, आर क्यू 3 3 और 3, कितने लोग? मान लो n लोगों तक पहुंच जाओगे। अब इसे सॉल्व करो। 2/3 से 2/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, ठीक है जी। 3 से 14 बार, 3 से 14 बार, 3 से 14 बार, बहुत अच्छी बात है। 2 से 7 बार। अब n बराबर क्या होगा? 14 का होता है 196 गुणा 7 हो गया, 7 छक्के 42 का 2, बचा 4, 7 राम 63 और 4 67, बचा 6, 7 एकम 7 हो 13, 1372 लोगों की जरूरत को पूरा कर सकता है वो, यानी 1372 लोगों के पास आप उसे लेकर पहुंच सकते हो, या 1372 लोगों को परोसा जा सकता है। सवाल अच्छा था, मतलब अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने लायक था। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट 84 और 108 का एचसीएफ, इससे आसान सवाल तुम्हें क्या ही मिलेगा? 12 सत्ते 84, 12 नंबर 108। मैंने आपको एचसीएफ मेथड बताया है, और एचसीएफ मेथड ये कहता है जहां कॉमन आना बंद हो जाए, जितना कॉमन आ जाए वही एचसीएफ है। आगे बढ़िए। 5 संख्या का औसत 15 है, 5 का औसत 15 है, पहली 4 कौन है? 12 17 23 8, 5वीं एक्स मान लो। 12 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो 5 गुणा कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसे ऐड करो, 23 और 7 30 और 10 40, 48 और 2 50 और 60, 60 प्लस एक्स बराबर 75, एक्स बराबर कितना हो गया? 15। 15 इस सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। 32 महिलाओं के समूह की औसत आयु 60 वर्ष है और 40 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 33 वर्ष है, ठीक है सर। दोनों समूहों की मिलाकर औसत आयु याद कीजिए। मैं कह रहा हूं 32 महिलाओं की औसत आयु 60 है, 40 पुरुषों की औसत आयु 33 है। लो भैया, कितने थे? 32 महिलाएं थी,
कितने पुरुष थे? 40 पुरुष थे। 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 5 और 4 9। इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है, मैंने आज सब आपको पढ़ाया है। 9 तिया 27, 3 गुना हो गया। अगर ये 3 गुना है, अगर ये 3 गुना है तो आपको क्या बोला गया है? तो कह रहा है दोनों समूहों की मिलाकर सताई बताइए। जोड़ना आसान होता है, घटाना जोड़ना आसान होता है। 4 तिया 12, 33 और 43 और 2 45, 45। बोले तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 6 वर्षों के 9% की दर से उधार की राशि 2500 रुपए पर साधारण ब्याज। क्या करेंगे? 25 के 150, 15 में 135, 1350 आंसर आ गया। खत्म सेकंड्स में। कुछ सवाल आसान भी आते हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 4.5 रुपए है तो प्रति दुकानदार अर्जित औसत राजस्व बताओ। औसत निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 7 और 1 8 और 7 15 और 2 17 और 8 23 और 5 28 का 8 बचा। 8 बचा सर, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया? एक बार जोड़ दें। 7 और 1 8, 8 और 7 15 और 2 17, 17 और 8 17 8 25 और 5 30। गड़बड़ हो गया ना? 3 3 बचा। 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, 120। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। एवरेज कितना आया? 20 आया। लेकिन है किसमें? बहुत ध्यान सुनना, हजार में दे रखा है। 000 का मतलब यहां पर 1000 है। 1000 में डेटा है आपका। अब क्या करोगे आप? अब उसने बोला 4.5 के रेट से, तो औसत राजस्व पूछा है, तो आप कहेंगे 20 गुणा 1000 गुणा 4.5। आप कहोगे सर पॉइंट से 0 कैंसिल। 45 दूनी 90 और 1 2 3, 90,000। बोले तो ऑप्शन सी आ गया। क्या बात क्लियर है? आप बात समझ पाए? ठीक है सर। आगे बढ़ते। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपस में जोड़कर घनाभ बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। देखो 6a² बराबर क्या है? 150। 6 से कितने बार? 25 बार। a बराबर 5। अब घनाभ को जोड़कर टोटल सरफेस बताना है, तो l बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 5। b बराबर कितना हो गया? 5। h बराबर कितना हो गया? 5। उसके बाद में अगर हम बात करें तो टी ऐसे निकालना है। अगर घनाभ का टी ऐसे निकालोगे तो क्या करोगे सर? टी ऐसे निकालने के लिए 2 LB BH और HL। 2 LB कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, BH 25, HL 50, 50 50 सॉरी 125 दूनी 250। बोले तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक सप्ताह में खरीदारी पर व्यय की गई राशि 1000 रुपये है, तो भोजन पर व्यय की गई, भोजन का फूड दो 31%, यानी 1000 का आपको 31% फाइंड करना है। क्या हो गया? 310 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? 310 इस सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद प्यारे साथियों, राधे राधे भाई सभी के लिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सॉल्यूशन नंबर आपका 121। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है और देखते हैं सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 4 के बाद 3 आया, फिर उसके बाद 7 आया, फिर 20 आया, उसके बाद है 81। तो आप देख रहे हैं यहाँ सीरीज बढ़ भी रही है, उसके बाद यानी इंक्रीज ही होती जा रही है। अब इंक्रीज हो रही है तो हमें यहाँ इतना दिख रहा है कि इंटू यहाँ 4 करना पड़ेगा और प्लस क्या हो रहा है यहाँ 1। इससे पहले देखा तो 4 से तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 करते हैं 21 हो जाएगा माइनस का 1, यानी वहां प्लस है यहाँ माइनस है। तो सेम आप यहाँ लॉजिक लगाएंगे, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस का 1 7। सेम यहाँ करते हैं तो यहाँ इंटू 1 करेंगे और माइनस का 1, तो प्लस माइनस क्या है? अल्टरनेट चल रहा है। तो वैसे ही आप यहाँ करेंगे इंटू 5 और माइनस का 1 करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 ही रहेगा, माइनस का 1 करेंगे 4 रहेगा, और 4 दे रखा है हमें एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होता है डी ऑप्शन। अगला पूछा गया है आर आई का कोड क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर आर आई नहीं है, तो इसका अर्थ है कीप नहीं होगा, ईटिंग नहीं होगा, फ्रूट्स नहीं होगा। आगे देखा मैंने यहां भी आर आई नहीं है, तो स्टॉप नहीं होगा, ईटिंग नहीं होगा और कार्ब्स नहीं होगा। तो इतने ऑप्शन तो हम हटा ही सकते हैं।
उसके बाद आर आई यहां दे रखा है, तो आंसर वही होगा जो एक बार आया होगा। स्टॉप हमने पहले ही हटा दिया तो ये हो ही नहीं सकता। फ्रूट्स देखा हमने, ये पहले भी दे रखा है यहां पर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता इसका। ईटिंग देखा, ईटिंग भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, जो सिंगल टाइम आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर आई का कोड क्या हो जाएगा, डोनेट। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है GLORY, कोड है OJMB और U। इसके बाद देखा O से L आया, प्लस का कितना है भाई 3 है। G से J हुआ है, प्लस का यहां कितना है भाई G7 3 होता है। तो O से L प्लस का 3 और G से J प्लस का, Y से B आया प्लस का 3, R से U आया प्लस का 3 है। तो सेम आप यहां लगाएंगे ANGER। तो यहां आप प्लस का 3 करते हैं, क्या आएगा 17, और यहां प्लस का 3 करते हैं तो डी आएगा। क्यू के बाद डी देख लेते हैं। 2 ऑप्शन हमारे ये हट गए और 1 हमारा ये हट गया, राइट आंसर यही रह गया। और बीच वाले में क्या हो रहा है, माइनस का 2, तो यहां माइनस का 2 है। आर से यू हुआ और ई से एच हुआ, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है डायरेक्शन टेस्ट का। चलिए तो डायरेक्शन की बात करते हैं। एक महिला पूरब में जाती है, कितना जाती है 14, राइट लेती है 3 कवर करती है, फिर लेफ्ट लेती है 4 कवर करती है, फिर नॉर्थ में जाती है 11 कवर करती है, राइट लेती है 15 कवर करती है, उसके बाद अंत में दाएं मुड़ती है 8 कवर करती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 11 से 11 ये कैंसिल। अब आप इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 19 और 15, गलत कर दिया कहीं। 14 जाती है ईस्ट में, उसके बाद राइट लेती है 3 कवर करती है, फिर राइट लेती है, अच्छा राइट लेके 11 यहां पर कवर किया है। एक महिला पूरब में जाती है 14, सबसे पहले 14, उसके बाद दाएं मुड़ती है और दाएं मुड़ करके राइट हाँ यहां भी राइट लेके 3 कवर करती है, तो इसके बाद 3 ये कवर करती है। दोबारा से देखते हैं, सबसे पहले जाती है पूरब में कितना 14, इसके बाद दाएं मुड़ती है 3 कवर करती है, फिर से दाएं मुड़ती है 4 कवर करती है, यानी इधर है 4 ये। फिर वह उत्तर में जाती है 11 कवर करती है, फिर दाएं मुड़ती है 15 कवर करती है, और अब अंत में दाएं मुड़ के 8 कवर करती है। तो 8 से तो बेटा ये 8 कैंसिल हो गया, 4 से इसका ये 4 गया, 10 यहां रह जाएगा, 15 ये और 10 ये 25 हो जाएगा। तो करेक्टली आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। A woman walks 14 towards east, turn right and walk 3. She then turn right once more and walk 4. She walk then she, उसके बाद दे रखा है then she walk 11 towards north, right walk 15. Finally she turns right again and walk 8. तो सही आंसर हो जाता है हमारा डी ऑप्शन। एक व्यक्ति बिंदु ए चलना शुरू करता है, पूरब में जाता है 7, दाएं मुड़ता है 5, दाएं मुड़ता है 6, फिर से दाएं लेता है 8 कवर करता है, पूरब में जाता है फिर से 5, फिर दाएं मुड़ता है 3 कवर करता है, बाएं मुड़ता है बी पर पहुंचने के 6 चलता है। तो 8 ये 8 से 8 गया, 6 से 6 गया, 5 और 7 कितना हुआ 12। तो ए से जो बी की दूरी है वो कितनी है 12 हो जाएगी। स्टार पॉइंट ए एंड वॉक 7 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, 7 ईस्ट में गया, राइट लेके 5 गया है, अगेन राइट लेकर के कितना गया 6 गया, राइट लेकर के फिर कितना गया 8 गया, फिर से यहां से दिया है ईस्ट में कितना दिया है भाई, ईस्ट में 5 किया है कवर, उसके बाद राइट लेकर के 3 कवर किया है, एंड लेफ्ट लेकर के कितना 6 कवर किया है, और बी पॉइंट पर ये पहुंच जाता है। 6 से ये कैंसिल है और 8 से ये कैंसिल है, करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्यू जो है ई का भाई है, क्यू हो जाता है ई का भाई, वाई क्यू की बहन है। अब क्यू की बहन है तो ई की बहन हो जाएगी। वी जी का भाई है, वी है जी का भाई, जी ई की बेटी है, तो जी कौन है ई की बेटी, और बी है जी का भाई, तो बी आ गया इसके बराबर में। एन वाई का पिता है, वाई का पिता है एन, तो इन सब का तीनों का ही पिता हो जाएगा एन। वी का अंकल कौन है, तो वी का अंकल बेटा क्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका अंकल बनाना है, क्यू हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां बोला है एम का ओ से कनेक्शन क्या है, तो एम का ओ से पूछा गया है, एम का ओ से, तो एम यहां है ओ यहां है, ओब्लिक ओब्लिक का मीन्स देखा हमने क्या दे रखा है भाई, तो यहां लगा लेते हैं भाई, और स्टार स्टार का मीन्स क्या बहन, तो इसकी ये बहन और बहन का भाई, तो इसका भाई तो हुआ, तो ओ से पूछा गया है तो एम क्या लगेगा, इसका भाई लगेगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
ऑब्लिक का मीन्स क्या भाई, भाई दे रखा है और यहां भी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, शब्द में सभी स्वरों को हटा दिया जाता है फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में। तो अब आपने क्या किया होगा, सबसे पहले सभी स्वरों को हटा दिया गया होगा, और हटाएंगे तो यहां आपको टाइम और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और हटाने के बाद आपको इसको अरेंज कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये वाला काम नहीं करना है, तो ये तो हमारा हार्ड वर्क हो जाएगा। यहां हमसे पूछा है राइट हैंड से चौथा और लेफ्ट में कितना, तीसरा। राइट और लेफ्ट है तो इसका अर्थ है राइट हैंड से हुआ बेटा वो 7वां, 4 और 3 कितना होता है 7। अब ये काउंट कर लो पहले कि इन्हें काउंटिंग ऐसे कर लो कि अगर मैं वोवल्स को हटा दूं तो केवल कॉन्सोनेंट कितने रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और एक 9, कितने भाई ये 9 है ना। और हमें अगर राइट से 7वां चाहिए तो इसका अर्थ है वो लेफ्ट हैंड से कितना हुआ, तीसरा, तो टोटल कितने 9 हैं। तो लेफ्ट से हमें तीसरा चाहिए, लेकिन लगाने कैसे हैं, ये वर्णमाला के क्रम के अनुसार। हमें पता है आई हट गया यहां से, ए है यहां से हट गया, ओ यहां से हट गया, ये आई हट गया, ए हट गया, जितने भी इसमें स्वर हैं सब हट गए। अब आपको इनको जब ऑर्डर में लगाना है तो ये तो हमें पता है ना पहले क्या आएगा, तो एम से छोटा कोई लेटर है कॉन्सोनेंट में तो एम से छोटा नहीं है, तो इतना क्लियर हो गया, सबसे पहले एम आएगा, नंबर 1 आ गया, और मुझे केवल तीसरे नंबर तक जाना है, बस सबको नहीं लगाना है। एम से आगे पी आता है, ठीक है, ओ तो आ नहीं सकता, एन आएगा एम के बाद में, तो एम के बाद में आया एन, दूसरा अक्षर हो गया। अब एम और एन को छोड़ के इनसे छोटा कोई है नहीं, एस तो आएगा नहीं, इसके बाद पी आने के चांस हैं, आर आएगा नहीं, आर हमारा आएगा नहीं, टी नहीं आ सकता है, तो इसके बाद क्या आएगा पी। तो इतना ही हमें सॉल्व करना है, कभी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है एग्जाम हॉल के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, इसका राइट आंसर पी आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां बोला है प्लस का अर्थ माइनस है और इनटू का अर्थ प्लस है, और माइनस का जो अर्थ दे रखा है वो डिवाइड दे रखा है, और डिवाइड का जो अर्थ दे रखा है तो मैं क्या दे रखा है, इनटू दे रखा है। इसको डिवाइड किया 2 आएगा, और 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। 48 में से 6 घटाओ और 8 जोड़ेंगे, इसका अर्थ है 2 जोड़ ही दें आप, तो 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक पंक्ति में ए पी और क्यू के बीच में है, पी पंक्ति के आरंभ से 15वें नंबर पर है, तो पी तो आ गया भाई 15वें नंबर पर, और क्यू पंक्ति के अंत से 15वें नंबर पर है, क्यू यहां पर दे रखा है राइट हैंड से 15वें नंबर पर। पी और ए के बीच में 3 है भाई, पी और ए के बीच में 3 है तो ए और क्यू के बीच में भी 3 होंगे। तो आप बताओ 15 ये 15 30 ये, और 30 और 6 ये 36, एक ये खुद हो जाएगा 37। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 37। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 10 से 729 है, तो इसका अर्थ 9 का क्यू किया एक कम करके, 8 है तो आप 7 का क्यू करेंगे, कितना होता है 343 होता है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले की बात कर लेते हैं, डैन काफ कैनल हाइव। देखो आप सभी जानते हैं ये क्या है, गुफाएं हैं एक तरीके से, डैन है हाइव है, इस तरीके से कैनल क्या है, गुफाएं, जहां पर ये बेटा मक्खियों का मधुमक्खियों छता होता है, ये क्या होता है कि उसका रहने की जगह होती है। वैसे ही काफ क्या होता है, एक बच्चे के लिए बोला जाता है, बछड़े के लिए काफ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट क्या है ये हो जाएगा। यहां ऊपर पूछा गया है सबसे अलग बताना है, जो तीनों में सेम कनेक्शन है। यहां 5 का बेटा विपरीत बताना है, 5 का पड़ोसी 1 और 4 है ना, 1 और 4 यहां भी है, तो 5 का कितना आया भाई 2 आ गया, तो 5 का जो विपरीत है कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले की बात कर लेते हैं, रोहन विल अनाउंस हिज रिटायरमेंट आफ्टर 220 ओलंपिक, यानी रोहन को रिटायरमेंट लेना है कितना 2020 के बाद। रोहन इज ए प्लेयर, क्या ये कंक्लूजन यहां से आता है, तभी तो भाई रिटायरमेंट ले रहा है, वो प्लेयर है, क्लियर है ना, ओलंपिक के बाद में। रोहन इज ए नॉट प्लेयर, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, तो ये गलत है, हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रोहन 2020 ओलंपिक के बाद अपने संन्यास की घोषणा करेगा, तो इसका अर्थ है वो रोहन एक खिलाड़ी है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ये क्लियर है ना। तो ए का मीन्स जो लगेगा ना वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी लगेगा, बी में दे रखा है ए वाला, तो ये ए दे रखा है वो बी में दे रखा है, इस बात का ध्यान रखना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर लग जाएगा, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं, अगला भी क्या है स्टेटमेंट वाला है, भारत में 5 वर्षीय योजनाओं में से अधिक उपज वाली किस्म के बीज के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई है। जिनमें अधिक उपज है उनके लिए क्या रहेगी, सब्सिडी दी जाएगी। अधिक उपज वाली किस्म के बीज, एक अनुमान लगाना है तुम्हें, बीज कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा देंगे, तभी तो है, बिल्कुल करेक्ट है, अधिक उपज बता रहा है ना ये,
अब सब्सिडी देंगे ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है, तो इसका अर्थ जो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये एक मानसिकता है। अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पाद, हाँ भाई अधिक बोल रहा है ना, अधिक उत्पादक, यानी जहां अधिक प्रोडक्शन है तो इसका अर्थ सामान्य बराबर में क्या होगा, कम वाला भी होगा, तभी तो आप उससे अधिक बोल पा रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि दोनों के दोनों इसके अंदर क्या है, अंतर्निहित हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा बोथ, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अनुमान इसके अंदर हैं। करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इस आकृति को आपको कंप्लीट करना है तो भाई सर्किल तो आ नहीं सकता, अब सर्किल नहीं आएगा तो क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा फिर बी ऑप्शन। यहां पर पूछा गया स्क्वायर कितने, बेटा इस आकृति में 5 है, यहां 5, यहां 5 और यहां भी 5, कितना हुआ भाई 20, तो ये हो गया। और इस आकृति के अंदर अगर 2 रो या 3 कॉलम है तो इसका आंसर 8 होता है स्क्वायर का। 1 2 3 और 1 2 काउंट करेंगे, गुणा करेंगे तो इस तरीके से कितना होता है 8, 28 हो गया भाई। एक ये 29 है, ठीक है, 28 ये हो गया, 29 ये हो गया, और एक बेटा ये 30 है और एक ये 31 है। तो इसका सही जवाब कितना बनता है, 31 बन जाता है। 3 और इसमें एक्स्ट्रा बने हुए हैं, 2 ऊपर बने हुए हैं, एक इसके अंदर बना हुआ है, इस तरीके से। यहां ट्रायंगल काउंट करने हैं भाई, तो इस आकृति के अंदर भाई कितने हैं, 3 ट्रायंगल हैं कि नहीं है, 3, एक ये बेटा 4, एक इसको मिला करके नहीं 5 यहां हो गए, 3 और 2 5 हो गए सर। अब देखो भाई एक ये है, एक इसको मिला के 2 ही यहां हो गए, 3 और 2 5 और 2 7 हो गए यहां तक। 7 के बाद में आप यहां जाओ, अब 7 और बेटा एक ये 8 और एक ये पूरा मिला करके मान लो कितना हुआ भाई 9 हो गए यहां तक, और एक हमारा ये बना हुआ है भाई 10 हो गए। करेक्टली आंसर कितना हो गया भाई 10 करेक्ट आंसर है। यहां बोला ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है, 3 से पहले 4 नहीं आना चाहिए और ठीक बाद 5 नहीं आना चाहिए भाई। तो पहले जहां 3 है उसे रोको पहले, तो 3 यहां पर है, 3 यहां है, 3 यहां है और 3 यहां और 3 यहां पर। 3 से पहले 4 है, बाद में 5 है, नहीं सर एक पेयर है, तो 3 से पहले 4 है सर काउंट नहीं होगा। 3 से पहले 4 है, नहीं सर, 3 के बाद 5 है, नहीं सर ये काउंट होगा। 3 से पहले 4 है, नहीं सर, बाद में 5 तो है, ये काउंट नहीं होगा। 3 से पहले 5, बाद में तो 5 है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो कितने काउंट होंगे, 2। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 2। अब देखो एम और एस है, तो आप जानते हैं कि एम का मीन्स 13, एस का मीन्स 19, 13 और 19 कितना हुआ 32। अपनी जेब से प्लस का 2 कर देंगे तो 34 हो जाएगा। डब्ल्यू 23 है और एस 19 है, 23 और 19 कितना होता है दोस्तों, 23 19 होता है बेटा कितना 42। अपनी जेब से प्लस का 2 कर देंगे तो 44। 15 और 19 34 प्लस 2 कर देंगे 36। अब देखो भाई यहां पर देख लेते हैं, 19 21 40 होता है और 40 का ही 40 है, प्लस का 2 नहीं किया, तो ये ही हमारा क्या है सबसे अलग हो जाता है। असंगत आकृति बतानी है तो 4th नंबर वाली है। अगला भी क्वेश्चन है, देखो भाई 25 और 13 38, 38 गुणा 2 कर देंगे तो आपका 76 आएगा। 26 और बेटा 11 कितना हुआ 37, 37 में डबल कर देंगे 74 आ जाएगा। 25 और बेटा 10 कितना हुआ 35, 35 का डबल कितना होता है 70। बात क्लियर है। यहां देखा मैंने 24 12 36 का 36 ही है, यही हमारा यही आंसर है यहां भी, तो यहां भी आंसर क्या भाई सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पता है आप में से 90% नहीं 95% बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है आयदर और का केस। देखो भाई एन से टी जाते हैं, एन से टी, एन से ई अगर मैं जाता हूं तो हमें पता है कि एन या तो बड़ा होगा ई से या बराबर होगा, लेकिन यहां कह रहा है बड़ा है ना जी, एन और टी बराबर है ना जी, एन और टी बराबर भी नहीं है, संभावना है। लेकिन इतना तो आप समझ रहे होंगे इन दोनों में कनेक्शन क्या है टी और ई में, जहां टी है वहां ई आ सकता है, जहां ई है वहां टी आ सकता है, क्योंकि दोनों में इक्वल का रिलेशन है। क्या है भाई यहां दोनों में इक्वल का, और जहां इक्वल का कनेक्शन होता है वहां आयदर और आने के चांस होते हैं, अगर ये दोनों केस बन रहे हो तो। क्योंकि आप चाहें तो इस जगह पर ई को रख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि टी और ई दोनों में इक्वल का कनेक्शन है, और जहां इक्वल कनेक्शन होता है वहां आप किसी भी चीज को रख सकते हैं। मैंने कहा राम और श्याम बराबर हैं, तो इसका अर्थ है जहां राम है उसे उठा के श्याम को बैठा दो, जहां श्याम है वहां बैठा के उसे उठा के राम को बैठा दो। इक्वल का मीन समान है, समान है तो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही टी और ई अगर समान है तो जहां टी है वहां ई रखो, जहां ई है वहां टी रखो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फर्क पड़ रहा है तो इसका अर्थ है समान नहीं है। तो अगर यहां ई लगाते हैं तो यहां आयदर और नहीं बनेगा क्या, एन या तो बड़ा है या बराबर है, और यहां से टी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सेम एलिमेंट के अंदर ही आयदर बनता है, नहीं, अगर इक्वल है तो अलग अलग के अंदर ही बन जाता है। यहां बनेगा बेटा क्या
आइदर और का केस क्या बनेगा भाई यहाँ, आइदर फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया होगा आपको सर ने, क्लियर है ना, फर्स्ट और सेकंड में। अब देख लेते हैं आइदर है तो बनाएंगे, नहीं है तो फिर नाइदर लगा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड यानी सी ऑप्शन है, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका लगाया होगा डी, और अब आप मैसेज करेंगे सर इसका आंसर डी है। डी नहीं है बेटा, इसका बी है। मैंने आपके सामने बता दिया क्यों है। देखो भाई यहां देखा मैंने 3 है स्टार, और यहां देखे 4 और 1 5 है, 3 के बाद 5 सर, यहां कितने हैं, यहां सर 7 हैं, 3 5 7, तो यहां कितने हैं 9, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, तो अब कितने आएंगे सर 11। चेक कर लेते हैं भाई, 3 और 3 6 और 2 8 है सर, गलत है, 3 और 3 6, और 6 के बाद देखा मैंने 5, ये बेटा 11 यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 हो गए, ये भी गलत है, 3 और 3 6 और 4 10, ये भी 10 है, ये भी गलत है। तो आप देख रहे हैं ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, ऐसे हैं, अब ऐसे आएंगे, 11 वाला नहीं बी, और बी का मीन्स हो जाएगा बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हमारा करेक्ट होता है, सही आंसर हो जाता है। अब आपसे पूछा गया है 5 3 2 1 में सभी विषम संख्याओं में 2 की वृद्धि की जाए, जितनी विषम है 2 2 ऐड कर दो भाई, जितनी विषम संख्या है सब में 2 2 ऐड कर दो, 2 2 ऐड कर देंगे आप सभी विषम संख्याओं में, कर दिया, ठीक है सर। सभी सम संख्याओं में 2 की कमी कर दो भाई, जितने भी इवन नंबर हैं उनमें से क्या कर देंगे 2 माइनस, यहां 2 माइनस करो बेटा, यहां 2 माइनस, यहां 2 माइनस, यहां 2 माइनस, यहां भी 2 माइनस, कर दिया, ठीक है सर। फिर नए क्रम में आरोही क्रम में, आरोही का मीन्स असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता हुआ क्रम, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, दाएं से छठा अंक क्या होगा, दाएं से छठवां अंक। अरे मेरे दोस्त ये बताओ, काउंटिंग करो पहले, हैं कितने ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। अब दाएं से छठवां है, तो आप चाहो तो लेफ्ट हैंड से कहां चले जाओगे, 7वें पर चले जाओ, 12 है ना टोटल, लेफ्ट से 12वां। अब लगाओ पहले तो इन्हें ऑर्डर में, तो 0 वाले कितने होंगे, 2 में से 2 गए, 0 आएगा पहले ही, तो ये आ गया भाई, तो मैं हटाता हुआ लिखता हूं इसको, ये हटा दिया मैंने, 2 आ गए यहां पर, 0 आ गया, 0 वाला एक ये भी आ जाएगा भाई 2, एक और 0 आ गया, 2 आ गए हमारे, ठीक है। उसके बाद देखो 1 वाले, जो 3 वाले हो जाएंगे भाई, तो इनको लगा लेंगे हम, 5 और 2 7, ये तो आएगा ना, डबल तो हो गए 0 वाले, लेफ्ट से 7वें पर जाना है हमें, तो थोड़ा सा टफ तो पड़ेगा इसमें। अच्छा अब देखो 1 आ रहा है कहीं पर भी, 1 तो कहीं नहीं आएगा, तो अब 2 से स्टार्टिंग होगी, 2 वाले यानी 4 से 2 वाला आ गया 1, 4 और कहीं है नहीं सर, तो अब आप क्या करेंगे भाई, 4 वाला नहीं, 3 में से आप प्लस करेंगे, 3 से 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो आप अब इसको ले लेंगे, तो 3 वाले को, तो 3 वाले को और लेते हैं हम, 3 और 2 बेटा 5, इसको मैंने हटा दिया, 5 वाला आ गया, क्योंकि यहां पर और तो हमारा, हाँ 3 वाला है तो सही आ तो रहा है यहाँ पर 3 वाला, क्योंकि 1 है ना, 1 में 2 ऐड करेंगे, 3 वाला आ गया यहाँ पर, इसे हटा दो, और कहीं 1 है ये रहा, 1 इससे हटा देंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 आ गए भाई, तो हमारा ये भी हट गया। अब 2 में से 2 0 आ गया, और 2 में से 2 वाला 2 0 वाले आ गए। अब 1 वाले 2 हैं, तो 1 वाले के बाद में यानी कि हमारा आ गया तुम्हारा 2 0 वाला, 2 वाला आ गया, 1 वाला। अब 3 वाले को लो आप, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, लेकिन 4 वाला भी तो कम होगा, 4 वाले को लेंगे आप, 4 में 2 कम करेंगे, 4 में से बेटा 2 कम करेंगे तो 2 ही तो आएगा, ये आ गया। 4 वाले कितने हैं इसमें, 1 है 4 वाला केवल, तो 4 वाला आ नहीं सकता। 5 वाला अभी हम लेंगे, 5 वाले को, 3 वाले को लें आप, 3 और 2 5, ये वाला आ गया भाई, 3 वाला ये रहा, 3 और 2 बेटा 5, यहां भी मुझे लगता है आंसर हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7, और 7वें नंबर पर चाहिए था हमें, कितना आंसर आएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप चाहें तो ऑर्डर में लगा लें और तब कर लें, या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर सी है। 5:47 सही 3/11 पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तुम्हें, मिरर इमेज। आप बेटा मिरर इमेज पूछी गई है ना, तो आप क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे, कितने को माइनस करेंगे, 5:47 सही 3/11 को। जब इसे माइनस करेंगे, 5 में से बेटा 11 में से 5 गए तो 6 बज गए। 60 में से 47 यानी 48 घटाओ, 12 मिलेगा, और हमेशा हर अंश में से अंश घटाओ 8, और नीचे 11 आएगा, तो 6:12 सही 8/11 मिनट पर यह कोण बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बन जाएगा, और तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है सर।
अगले की बात कर लेते हैं, राज्य पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, एक बार और आ गया था। डीजीपी होता है, जनरल डायरेक्टर, सॉरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्लियर है ना? राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार सा दे रखा है तुम्हें, देख लेते हैं भाई इसका क्या है। हमें 970 लेके आना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, स्क्वायर कर लें। इसका कितना होता है 196 और 17 का कितना होता है 289। इनका सम करना भाई, 9 और 6 बेटा कितना हुआ 15, 8 और 9 9 18, एक तो 18 के बाद में कितना आएगा भाई तुम्हारा 2 और 2 4, लेकिन है कितना 970। इसका डबल कर दें तो, इसका डबल कर दें कितना आएगा भाई, तो ये तुम्हारा 900 तो ये हो गया और 35 × 70 हो गया 970 ही हो गया। तो यानी कि दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, डबल करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है अभी बताया 289, और 24 का स्क्वायर देख लेंगे कितना होता है 4 का, मैं यूनिट डिजिट से भी देख सकता हूं 4 से। क्लियर है ना? तो इसका बेटा हम दोनों का सम करेंगे और उसका डबल कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। चलो भाई अगले की बात कर लेते हैं। अगला है, यहां आपको रोटेशन की अनुमति नहीं है, रोटेट नहीं कर सकते आप आकृति को, जैसी है वैसी चाहिए। तो ये हमें टी जैसी आकृति चाहिए, यहां से ये तो बनेगा नहीं सर, गलत है। यहां मैं देखता हूं तो इधर से लाइन आनी चाहिए क्रॉस ऐसे, फिर स्ट्रेट नहीं जा सकती, स्ट्रेट अगर जाती है तो ये लाइन यहां से और फिर स्ट्रेट ऐसे होनी चाहिए यहां से ये, तो ये वाला पार्ट बनने के लायक नहीं है। तो अब आप यहां देखो तो यहां पर आए ऐसे, ऐसे गए और ये वाला ऊपर से पार्ट है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसमें बनने के चांस है कि रोटेशन है नहीं अलाउ। अब देखो भाई प्लस यहां है ना, अब आगे बढ़ गया इस जगह पर, ऊपर चला गया फिर यहां आ गया तुम्हारा, अब इस जगह पर आएगा ना, ये इस जगह पर आएगा तो सर ये वाला गलत है, इस पर आएगा तो ये भी गलत है हमारा। अब ये हमारा हो ही नहीं सकता है, तो राइट आंसर क्या भाई ये, तो क्योंकि आगे प्लस जो है ना डिवाइड में कन्वर्ट हो गया है, 2 बार प्लस रहा फिर डिवाइड, 3 बार फिर डिवाइड बन गया हमारा। तो इस तरीके से हम डॉट को देखते हैं, यहां था इधर आया फिर इधर पहुंच गया ऊपर, अब डॉट इधर आएगा जैसे यहां दे रखा है तुम्हें। और देखते हैं आर से के यहां था ऊपर गया फिर इधर आर बन गया फिर नीचे आया, अब आर इधर आएगा। तो जितनी भी संभावना है करेक्ट किसकी है बेटा, ऑप्शन नंबर डी की करेक्ट है। अब इनको लगाना है हमें ऑर्डर में, तो एम ए एन सब में से हटा दो भाई, एम ए एन। अब देखो यहां ए है, यहां भी ए है, बाकी सब में जी है, तो ए वाला कोई आएगा, ए के बाद जी फिर ई है, तो पहले बेटा 4th नंबर आएगा, 4 के बाद में 5 आएगा, सब में ही दे रखा है 4 और 5, तो ज्यादा बेटर है कि लास्ट वाले को चेक कर लें हम। जी के बाद ई है, जी के बाद आर है, अब आर वाला लास्ट यानी 3 जाएगा सबसे पीछे, 3 जाएगा तो ये गलत है ये भी गलत है, 3 केवल यहां दे रखा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा भाई। इससे पहले क्या आएगा 2 आएगा हमारा, ठीक है बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होता है इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। अगला है सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, वेजिटेबल देखा हमने यहां पर है, फ्रूट के साथ देखा तो यहां है, तो ये डायरेक्ट मर्ज हो रहा है, बिना ही उसके मर्ज किए ही डायरेक्ट बन रहा है। कुछ सब्जियां फल हैं, पहले वाले से राइट है, सभी बादाम सब्जियां हैं, सभी बादाम, बादाम पर वैल्यू 100 मांग रहा है जबकि यहां है कितनी 50, पहले दूसरा वाला गलत है। कुछ फल बादाम हैं, फल यहां देख रहे हैं हम, बादाम यहां, सब्जी से सब्जी कैंसिल, वैल्यू 100 भी है, और तीसरा वाला भी क्या है मेरा सही है भाई, तीसरा वाले भी क्या है सही कर रखा है, करेक्ट है इसका राइट आंसर। तो ये हमारे दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड, और तो वहीं दे नहीं रखा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर, ये प्लस का सिंबल तो मैं चेक करके बताना, ये लाइन ऐसी भी होनी चाहिए क्रॉस, तो आप देख भी रहे होंगे सर ये तो है नहीं, ये क्रॉस ऐसे है, ये देखा ये भी नहीं है, हाँ यहाँ है ना, लेकिन ये लेफ्ट में दे रखा है गलत है, ये वाला करेक्ट है। देखो भाई यहाँ प्लस बना दिया मैंने और लाइन क्रॉस भी होगी, राइट आंसर क्या बनता है इसका, ऑप्शन नंबर डी बन जाता है, बीच में प्लस भी आ रहा है और ये लाइन क्रॉस भी आ रही है, सही आंसर डी है। अगले की बात करते हैं, मैंगो फ्रूट और बनाना, बनाना भी क्या है फ्रूट है, मैंगो भी क्या है फ्रूट है, लेकिन ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, फ्रूट के अंदर आ जाएंगे, करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन। अगले की बात कर लेते हैं, एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हो पवन ने कहा वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। अब माँ की बेटी है उसकी पवन की, तो उसकी सिस्टर हुई, उसकी सिस्टर है तो भी सिस्टर हुई। वह महिला पवन से, पवन उसे क्या बोलेगा, सिस्टर ही तो बोलेगा। अगले की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। एक घड़ी में 4 बजे का समय है भाई, दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा भाई, 4 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 4 बज रहे हैं, मेट्रिक का मान 0 है, तो 4 में आप जानते हैं एक बार में जो कोण बनता है वो 30 बनता है एक गैप पर, 4 पर कितना बनेगा 120, और 120 है तो ये करेक्ट आंसर है। अगर ये नहीं होता तो 360 में से घटा के लिखता मैं।
असंगत आपको बताना है 3 और 2 5, 8 और 9 ये गलत हो जाएगा, 0 है। 2 और 5 7 है, 4 और 2 6 है, तीनों में सेम कनेक्शन है, इसमें नहीं है, ये आंसर है। अब 18 अक्टूबर 2011 को रविवार है, तो यहां दे रखा है 18 अक्टूबर 2011 और दिन है वही संडे। 19 सितंबर 2012 को दिन पूछा गया है। अगर हम चाहें तो अलग अलग कोड निकाल सकते हैं, या मैं अगर चाहूं तो अक्टूबर के बाद सितंबर, पहले अक्टूबर पर चले जाएं हम। 18 अक्टूबर तक ही जाओ, पहले 2012 तक। ये लीप वर्ष है, 1 साल का अंतर है, 2 दिन प्लस होंगे क्योंकि लीप वर्ष तो ये है, इसलिए 2 दिन यहां प्लस होंगे। तो आप 18 अक्टूबर पर जाते हैं तो किस पर पहुंचेंगे भाई, आप लीप वर्ष पर पहुंचेंगे। लीप वर्ष 2 दिन ऐड होंगे, तो यानी यहां पर आ गए तुम्हारे दिन कितने आ गए, मंडे के बाद ट्यूसडे यानी वेडनेसडे आ गया भाई। यहां तक तो क्या आ गया, वेडनेसडे। लेकिन 18 अक्टूबर से क्या आएगा भाई, अगस्त सितंबर और अक्टूबर। अब आप या तो माइनस कर लो या अलग अलग निकालो, ज्यादा बेटर है। ये मंथ माइनस करना पड़ेगा इसके लिए। चलो देखो, तो हमें जाना है 19 सितंबर और 2012। तो पहले रियल का डे निकालते हैं। 18 अक्टूबर का जो कोड है 1 होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लास्ट के 20 दोनों में कॉमन हटा दो 20 को। 2 डिजिट 4 से भाग लाएंगे बेटा कितनी बार, 2 बार। डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 7 कर देंगे। 18 और 3 21 पूरा कट गया, 7 से 4 बच गया भाई। 4 से बुधवार पर इस पर जाने के लिए माइनस का 3 करना पड़ेगा। 19 सितंबर कोड कितना होता है, 6। 12 4 से भाग बेटा 3 बार, डिवाइड बाई 7। अब आप देखेंगे 19 12 और 3 15, 1 बचेगा। 6 और 1 7 पूरा कट गया। 7 से काटा 14 यानी 5 आ गया। यहां 3 माइनस कर रहे हैं, यहां भी 3 माइनस कर देते हैं, और 3 माइनस करें 2 मिलेगा। 2 पर क्या आता है, मंडे। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, मंडे इसका करेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो भाई यहां 133 लेके आना है। 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 4 19, और 19 गुणा 7 करके 133 होता है। 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 25 28, 28 गुणा 7 करेंगे तो कितना होता है, 196 होता है। क्लियर है। यहां 5 और 1 6 और 2 कितना हुआ, 8, 8 7 15, 15 और 7 कितना हुआ, 22, 22 गुणा 7 कर देंगे 14, यानी 14 पर कितना आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले की बात कर लेते हैं। ए कतार के सामने से 15वें नंबर 5वें नंबर पर है, ए आ गया भाई यहां 5वें नंबर पर है। ए और बी के बीच में 3 है, ए और बी के बीच में कितने भाई, 3 दे रखे हैं। बी ए के बाद खड़ा है तो हमने पहले ही बैठा दिया था। यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया जाए यानी एक को, तो बी का सामने से क्या होगा, बी का रैंक क्या है, 5 है 8 यानी 9वां स्थान है, और बी का एक हटा दिया जाए 9 में से, तो इसका स्थान क्या हो गया भाई, 8वां हो जाएगा। तो कतार के सामने से हटा दिया जाए तो ये कह रहा है ए इज द स्टैंड 5th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। बी स्टैंड आफ्टर ए। इफ द फर्स्ट पर्सन इज रिमूव्ड द क्यू देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो 8वें से 9वां स्थान पर हो जाएगा इसका, 8वें कम हो जाएगा। क्लियर है। अगले को देख लो भाई। आकृति में कितने स्क्वायर हैं भाई, देखो 5 तो यहां है, 5 यहां पर है, 1 2 3 1 2 3 ये 8 यहां होते हैं। 18 और 1 बेटा ये कितना हो जाएगा, 19 इसका करेक्ट आंसर है। अलीगढ़ से आगरा जाने के 4 रास्ते हैं। अलीगढ़ से आगरा जाने के बेटा कितने रास्ते हैं, 4। आगरा से दिल्ली जाने के बेटा 3 रास्ते हैं। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। यदि कोई आदमी अलीगढ़ से मेरठ जाना चाहता है तो कितने अलग अलग रास्ते जा सकता है, 4 3 इन्हें जोड़ना नहीं गुणा होता है इनका, 4 3 12 दूनी 24, तो 24 रास्ते से वो जा सकता है अगर वो जाना चाहे तो। अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है विच फॉलोइंग द एड्रेस आइडेंटिकल टू द गिवन एड्रेस, यानी समान बताना है, समान किसके है। देखो भाई सब में मीना गुप्ता, ठीक है सर, गोल्ड लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है सर, और आगे ऑक्स लिखा हुआ है सर, ये ओस है तो ये गलत हो जाएगा। आगे सेक्टर 12 लिखा हुआ है सर, ये 13 लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद में लास्ट में 1301 है, यहाँ 1302 है, ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन हमारे हट चुके हैं, तो राइट आंसर ए बन जाएगा। ए का मीन सी है, तो इंग्लिश में भी आप देख लेंगे, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर ओस लिखा हुआ है, ये गलत है, और यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, ये भी गलत है। यहाँ पर 02 लिखा हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि हमें चाहिए 01। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है।
अंकित वर्मा 17 भी, देखो यहाँ 117 है, गलत है सर। आगे है MM टॉवर्स, टॉवर चले ना, यहाँ टॉवर है, ये भी गलत है सर। यहाँ 17 लिखा हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर हमारा बी का मीन्स ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ऐसे क्या हो जाएगा भाई, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले की बात कर लेते हैं, लड़की गायक राजनीतिक पॉलिटिशियन, गायक भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती है, तो तीनों में क्या है, सम का कनेक्शन बन जाएगा। एम्प्लॉय गर्ल्स अनमैरिड, जिनके पास रोजगार है किंतु अविवाहित हैं, ऐसी लड़कियां नहीं, ये पूरा पार्ट। और जिनके पास रोजगार है तो ये वाला पार्ट आएगा भाई रोजगार का, ठीक है, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला। और क्या हो, अनमैरिड भी हो, तो बेटा 5 ही रह गया, तो तीनों में कॉमन, तो ठीक है। आगे है 12 9 और 12 गुणा 9 गुणा 6। ठोस घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो 3 से काटेंगे इसे 4 भाग होंगे, इसके भाग 3 से काटेंगे भाई साहब, इससे 3 पार्ट होंगे इसके भी भाग, और 3 से इसे काटेंगे तो इसके 2 पार्ट होंगे, 2 भाग। लेकिन पार्ट 2 मैंने कहा इसके एक कट लगाता हूं मैं, एक पार्ट कितने होंगे 2, तो कट कितने लगे 1, वही बताना है कट कितने लगेंगे इसमें सभी में। तो सब में से n1 -1 n2 -1 n3 -1 तीनों को जोड़ देते हैं -1 करके। 4 में से 1 कम करो 3, और 3 में से 1 कम करो 2, 2 में से 1 कम करो 1, क्योंकि 2 भाग करने के लिए 1 कट ही आवश्यक है। 3 और 2 5 और 1 6, कट कितने चाहिए भाई, 6 कट से काम चल जाएगा इस पूरे घन को काटने के लिए। यहाँ आप n1 n2 n3 निकाल देंगे भाई। n1 कितना आ गया, 3 से भाग देंगे 5 आ गया। n2 कितना आ गया भाई, 3 से 6 आ गया। और n3 कितना आ गया 7। तब ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगीन हो नहीं होगी, रंगीन हो, तो n1 -2 n2 -2 n3 -2, सब में से 2 माइनस कर दो, गुणा कर दो, तो 5 में से 2 गए तो कितना आएगा 3, और 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से गए तो 5, कितना आया भाई 5 20 60 आ गया भाई इसका राइट आंसर। कितना आया बेटा 60 आ गया भाई। तो 15 सही है, 6 18 का 7 हो गया, 2 कम करेंगे 5 2 6, और ये भी करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 40 मीटर ऊंचाई के एक खंबे पर एक बंदर पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर फिसलाता है, यानी 4 की जंप लगाता है। तो आपको ये तरीका बताया होगा सर ने, 40 में से पहले उतना माइनस करो जितनी जंप लगाता है। टारगेट कितना हमारा 36 मीटर चढ़ाने का है, लेकिन होता क्या है, पहले मिनट में जंप लगाता है 4 की, फिसलाता है 1 मीटर। ओवरऑल काम कितना करके दिया 3 मीटर का, कितने समय में करके दिया भाई, ये मीटर है, कितने में उस मिनट में करके दिया भाई, ये 1 मिनट में कितना काम किया 3 मीटर। 3 से कराना कितना है 36, तो 12 गुणा कर दो तरफ बेटा, 12 मिनट में कितना कार्य कर देगा वो 36, तो समय कितना हो गया 12 मिनट कंप्लीट हो गए भाई। अब अगले मिनट आएगा, अब फिसलेगा नहीं, 3 की जंप नहीं 4 की लगाएगा, फिर फिसलेगा नहीं, तो अगले मिनट के अंदर, अभी तो 36 हो गया कार्य, 4 की जंप लगाएगा, कार्य हो गया भाई 40 एग्जैक्टली। समय कितना लगा यहाँ 13 मिनट लगे कंप्लीट करने में उसे। क्लियर है, 13 मिनट में पूरा काम कर दिया। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा प्रश्न है, और उम्मीद है कि आपने गलत किया होगा। एक फलों की टोकरी में फलों की कुल की संख्या प्रत्येक अगले सेकंड में दोगुनी हो जाती है। यदि फलों की टोकरी कुल 36 सेकंड बढ़ जाती है, भाई 36 सेकंड के अंदर फुल हुई है, हर अगले सेकंड में डबल होती है, तो 35 सेकंड पर आधी नहीं होगी, बताओ। तो बताएं कौन से सेकंड पर फलों की कुल संख्या का 1.4 रही होगी, तो आधी का मीन्स 1.2। इससे पहले सेकंड यानी 34वें सेकंड पर इसका भी आधा रही होगी 1.4। तो वो टाइम पूछा है, वो टाइम बताओ कौन सेकंड में, ये 1.4 रही होगी 34वें सेकंड में। बहुत सारे बच्चों ने 9 लगाया होगा, कोई 18 लगा रहा होगा, कोई 4 लगा रहा होगा। देखिए क्लियर है, तो यहां पर आपको बताना है दर्पण यानी यहां लगा हुआ है, तो ये जो आकृति है ऐसी बनेगी, लेकिन ये ऐसी लाइन जाएगी यहां से। सर ये कॉर्नर में कोई फायदा नहीं है, यहां तो है ही नहीं, गलत है सर। ये 2 पॉइंट हमारे पास रह गए, ये डार्क है ना, ये जो डार्क है ये इधर है, तो यहां दिखेगा भाई इधर, तो यहां पास में तो आ ही नहीं सकता, तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका जो भी है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन होता है, सही तरीके से फिनिश कंप्लीट, ठीक है भाई।
कोई दिक्कत, कोई कहीं डाउट हो तो बता देना। आप सभी के लिए जय हिंद, जय श्री राम। हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस फुल मॉक टेस्ट 121 के जीएस सेक्शन का सॉल्यूशन। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? सबसे पहला सवाल कहता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया 1956 में, 1956 में, जब राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मींस एसआरसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके आधार पर संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में राज्यों को एक बार फिर से भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया गया। हालांकि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक। लवक जो होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। द करेक्ट आंसर विल बी सी। अच्छा, लवक की वजह से ही कोशिकाओं में रंग आते हैं, यानी कि कलर्स आते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन। याद रखेंगे, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लॉर्ड रिपन। इसने शुरुआत करी थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। मद्रास में सबसे पहले बनाया गया था नगर निगम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव दिया? सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड एमएन राय जी के द्वारा रखी गई थी। राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जा रहा है? ASCII या हॉलरिथ कोड, EBCDIC या ISCII? राइट आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? कॉलेरा ये बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक यानी टीबी बैक्टीरिया से होता है, टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, पोलियो इज द करेक्ट आंसर। पोलियो किससे होता है? ये पोलियो वायरस से होता है। पोलियो क्या है? वायरस। और बड़ी खतरनाक बीमारी है इसमें। एक तो शरीर के एक हिस्से में लकवा मार जाता है, लकवा मारने की शिकायत यहाँ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव रक्त में रक्त समूह प्रणाली में सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ नेगेटिव को। अगर यूनिवर्सल रिसीवर यानी सार्वत्रिक ग्राही अगर पूछता है, जो सबसे ग्रहण कर सकता है, सार्वत्रिक ग्राही अगर पूछता है तो वो होता है AB पॉजिटिव। सर्वदाता होता है O नेगेटिव, सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। यस, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये एक्चुअल में है क्या? ये जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट्स का एक जाल है। दुनिया की अलग अलग वेबसाइट्स का जाल क्या है? www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण की? वो सम्राट अशोक ने उपाधि धारण की थी, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी। सम्राट अशोक ने ये उपाधि, ये टाइटल धारण किया है। सम्राट अशोक जो था ये बिंदुसार का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरह से नाती था। ये शासक रहा है 269 से लेकर 232 BC तक। इसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, अनेकों अभिलेख इसने लिखवाए हैं। इसके 14 बृहद शिलालेख मिलते हैं, 14 बड़े शिलालेख मिलते हैं।
और इन 14 बृहद शिलालेख में से जो 13वां बृहद शिलालेख है उसमें इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है सम्राट अशोक ने। कलिंग युद्ध इसने 261 बीसी में लड़ा था। कलिंग राज्य उड़ीसा में था और कलिंग राज्य में इसने बुरी तरह मारकाट मचाई। कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से मिलता है? यह अभिलेख हमें उड़ीसा से मिलता है और यह खारवेल नामक राजा के बारे में एक्सप्लेन करता है। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1872 में की गई थी। पहली ऑफिशियल जनगणना कब की गई थी? तो पहली ऑफिशियल जनगणना की गई है 1881 में। पहली आधिकारिक जनगणना कब की गई है? पहली आधिकारिक जनगणना की गई है 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय। और लॉर्ड मियो के समय, लॉर्ड मियो के समय 1872 में भारत की पहली जनगणना की गई थी। करेक्ट आंसर विल बी बी। लास्ट जो जनगणना की गई है, लास्ट वो की गई है 2011 में। और अभी जो की जा रही है जनगणना, वो की जा रही है हर 10 वर्ष के बाद होती है जनगणना। जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। भारत में 10 साल के बाद जनगणना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों में शामिल है? सोशल मीडिया का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? फर्स्ट, त्वरित संचार नहीं, सामाजिक पूंजी का निर्माण नहीं, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल में साइबर बुलिंग क्या है? तो किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया के द्वारा डराना, धमकाना या उसकी निजी जानकारी को लीक करने की धमकी वगैरह देना, ये सब है। तो राइट आंसर विल बी सी। नेट न्यूट्रलिटी का मूल सिद्धांत क्या है? सभी इंटरनेट ट्रैफिक के समान व्यवहार। नेट न्यूट्रलिटी जो है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि सभी के साथ समान जैसा व्यवहार करना इंटरनेट के मामले में। जैसे क्या होता है, जियो है मान लो, अब जियो कंपनी ने क्या किया, मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ, वो एयरटेल की वेबसाइट है, या मैं कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ, मान लो एयरटेल का एप्लीकेशन है और मेरे में सिम पड़ी हुई है जियो की। अब वो एयरटेल कंपनी का एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा है, या कोई इंटरनेट प्रोवाइड कंपनी है वो हमें ऐसे ऐड दिखा रही है जो उसके फायदे के हैं बेवजह, तो ये असमान व्यवहार हो गया। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आप इस आधार पर किसी की इंटरनेट स्पीड डाउन नहीं कर सकते कि वो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट छोड़ के किसी और कंपनी का प्रोडक्ट देख रहा है। मान लो रिलायंस जियो है, तो भाई रिलायंस जियो कंपनी का है, रिलायंस जियो। अब मान लो जियो की सिम हमारे फोन में पड़ी हुई है और हम जियो के स्टोर से सामान ना खरीद के किसी और स्टोर से ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, तो जियो कंपनी हमारा इंटरनेट स्लो कर देती है या इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि हम उस स्टोर से सामान ना खरीदें, हम खरीदें जियो कंपनी के स्टोर से। तो ये गड़बड़ियां होती हैं। तो सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ समान व्यवहार करना, यही मूल सिद्धांत है नेट न्यूट्रलिटी का। समझ में आ रहा है? अगले पॉइंट पर चलते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का जो डिजाइन किया था वो एडविन लुटियन ने किया था। किसने किया? एडविन लुटियन ने। नई दिल्ली में जो भी बिल्डिंग्स बनी है, हमारा राष्ट्रपति भवन हो गया या हमारा इंडिया गेट हो गया, इन सबको किसने बनाया? इन सब का डिजाइन किसने दिया है? एडविन लुटियन ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के आधार पर जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। फिशिंग क्या है? कंप्यूटर वायरस हटाने की प्रक्रिया, नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराना, यही फिशिंग है। नेक्स्ट, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 93, 95, 97। 91वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 2003 में। इस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या फिक्स कर दी गई थी 15% या मिनिमम 12, यानी कि किसी भी राज्य में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो उस राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15% तक। ऐसे ही केंद्र में कितने हो सकते हैं? लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15%।
तक मंत्रियों की संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हजारों मंत्री बना के बैठे हो आप। नेक्स्ट, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बिठाया गया? जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं कब मरा है? 1556 में, जनवरी में ही मर गया था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कालानौर में था और अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन है? अकबर का संरक्षक है बैरम खां। बैरम खां ने एक ईंटों का सिंहासन बनवाया, ईंटें रखवाई चिन के, ईंटों का सिंहासन बनवाया और बैरम खां ने वहीं कालानौर में, पंजाब में, ये कहाँ पड़ती है ये जगह? पंजाब में, वहीं कालानौर में पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया था, अकबर का कोरोनेशन हुआ था। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, DOS अटैक का पूर्ण रूप क्या है? डिनाइल ऑफ या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। जब इन्फ्लेशन आती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है ये। अब इस स्थिति में वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट आती है, ये भी सही है। मध्यम मुद्रास्फीति सदैव अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, हानिकारक नहीं, अच्छी होती है। थोड़ी सी मुद्रास्फीति अगर होगी ना, थोड़ी सी महंगाई जो होगी वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ा रहता है और उससे रोजगार बना रहता है अर्थव्यवस्था में। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है, बिल्कुल सही है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन टैक्स। जीएसटी में कर का राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहां वस्तु या सेवा का उपभोग हुआ है। दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तीसरा भी है, सॉरी। निम्नलिखित जीएसटी में अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। जीएसटी में अधिकांश मतलब 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाया गया, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। 97 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर है? जीएसटी के दायरे से क्या बाहर है? पेट्रोलियम हो गया, कच्चा तेल हो गया, अर्थात ये कह सकते हैं हम कि डीजल बाहर है ना, पेट्रोल बाहर है, डीजल पेट्रोल, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसके अलावा जमीन की खरीद बिक्री यानी रियल एस्टेट ये बाहर है। इसके अलावा शराब ये बाहर है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस आयोग 1977 में गठित किया गया था? तो ये पहला राष्ट्रीय पुलिस आयोग गठित किया गया था 1977 में। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स? विनेगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम बेंजोएट? द राइट आंसर इज सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उन्हें संरक्षित करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। जी हाँ, हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ये सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? रुपया किस देश की मुद्रा नहीं, बताइए? भारत की है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, नेपाल की नेपाली रुपया, भूटान की नहीं है रुपया मुद्रा। बात आ गई समझ में? तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये उदय योजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड है माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। एक्चुअल में ये जो उदय योजना है हमारी, ये कब स्टार्ट करी है सरकार ने? इसे लॉन्च किया गया है 2015 में। 2015 में लॉन्च की गई एक योजना है, इस पर सबसे पहले झारखंड ने साइन किए। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी अध्यक्ष बने हैं 1924 में। 1924 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है?
तो ये बेलगाम में हुआ था, बेलगाम अधिवेशन। चलिए, बेलगाम अधिवेशन हो गया। नेक्स्ट, क्रीमी लेयर का संबंध किससे है? बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात, सामाजिक और आर्थिक हालात से। क्रीमी लेयर एक्चुअल में ये एक स्टेटस है जो जनरली दिया जाता है अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के लोगों को। ऐसे ओबीसी के लोग जो थोड़े समृद्ध हो गए हैं, थोड़े पैसे वाले हो गए हैं, उनको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता क्रीमी लेयर में आने की वजह से। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है, तो ये मिर्जापुर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, भारत की जो मानक समय रेखा है इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और ये 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर, ईस्ट मेरिडियन। ये रेखा भारत के 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से जाती है ये रेखा। और ये उत्तर प्रदेश में एक तो मिर्जापुर से जाती है, दूसरा जाती है नैनी से, और ये नैनी पड़ता है प्रयागराज में। नैनी कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? आरती साहा थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, कहां पर है ये स्टेडियम? हैदराबाद में है। नेक्स्ट, ब्राजील की मुद्रा, ब्राजील की मुद्रा है रियल। रक्त लाल दिखाई देने का कारण है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा हमारा सी, ये हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन डी। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहां रिपीट हो रहा है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। किस पार्टी की सरकार ने की थी ये? जनता पार्टी थी इस समय सरकार में, तो जनता पार्टी ने ये घोषणा करी थी 1978 में। बी कमिंग का लेखक कौन है? बी कमिंग का लेखक जो है वो मिशेल ओबामा है। मिशेल ओबामा, ये बराक ओबामा जो है उनकी वाइफ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है, ये बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा। इनकी अपनी लाइफ की एक कहानी है बी कमिंग। नेक्स्ट, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता, स्नेह कला, खेल, संपादिक या साहित्य? राइट आंसर है ये पत्रकारिता से संबंधित है, जर्नलिज्म से संबंधित है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, आज की हमारी क्लास यहीं तक। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके बेटा फुल मॉक टेस्ट संख्या 121। तो आशा करता हूँ बेटा आप लोगों का आज का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। और आइए बेटा अब देखते हैं अपना हिंदी का बेटा सॉल्यूशन 121। तो दे पहला प्रश्न, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, चिदम्बरा के लिए कौन सा मिला था बेटा? हमारे हिंदी का जो इनको मिला था, हिंदी का पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जो मिला था बेटा सन 1968 ईस्वी में। तो कौन सा मिला बेटा? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए इनको क्या मिला था बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 1968 ईस्वी में बेटा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छ क्या है? छ हमारा क्या है? छ बेटा हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। कैसा है? संयुक्त व्यंजन है जो किससे मिलके बना है? छ जो हमारा मिलके बना है बेटा किससे? कह सकते हैं क प्लस स, संयुक्त व्यंजन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? देखिए तो बेटा ध्यान रखना, ये जो शब्द बेटा ओम, तो जो ओ यहाँ पे प्रयोग हुआ है ये प्लुत स्वर में प्रयोग हुआ है। और ध्यान रखना ओम की आपसे शुद्ध वर्तनी भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना यही हमारी शुद्ध वर्तनी। ओ के बाद 3 का अंक और म हलंत के साथ ओम। राजू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे उचित विराम चिन्ह की मैं बात करूं तो यहाँ विराम चिन्ह देखो 2 कमियां हमें लग रही है यहाँ पर विराम चिन्ह में। पहली कमी तो राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, एक तो ये कमी लग रही है, और उसकी टांग टूट गई, फुल स्टॉप एक मारना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अर्धविराम हमारा क्या होता है? अर्धविराम हमारा बेटा ये होता है,
अल्प विराम हमारा ये होता है, यानी कॉमा। लाघव चिन्ह हमारा ऐसे एक डॉट होता है, और विवरण चिन्ह हमारा 2 डॉट के साथ ये विवरण होता है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा एक ऑप्शन हमारा हमें यहाँ मिल रहा है। देखिए हमें अल्प विराम की भी तो यहाँ कमी है बेटा, ऑप्शन हो जाएगा बेटा अल्प विराम। इसके बाद देखिए वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार बेटा शुद्ध शब्द का चयन हमें करना है। तो देखिए यहाँ सबसे अच्छी जो बात है, तो यहाँ सबसे अच्छी बात हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे हमसे जो शब्द बना है वो बना है बेटा किससे, पुराण प्लस इक। और हमें एक बात ध्यान रखनी, जहां इक प्रत्यय जुड़ेगा उस तो शब्द में आपको बताया था छोटा आ बन जाएगा बेटा किसमें, बड़े आ में। छोटी ई हमारी बदल जाती है प्यारे बच्चों किसमें, ए में। और छोटा ऊ प्यारे बच्चों बदल जाता है हमारा ओ में। और बेटा छोटा ओ बदल जाता है किसमें प्यारे बच्चों, ओ में बदल जाता है। तो हमारे पास क्या पुराण प्लस एक, तो जिनको जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, ऊ किस में बदल गया, ओ में। क्या पौराणिक। क्या ऐसा कोई विकल्प दिखाई दे रहा है कि जी हाँ सर ऐसा विकल्प है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऐसा विकल्प हमारे पास है। तो ये विकल्प हमारा हो गया बेटा कौन सा बेटा, पौराणिक। कौन सा हो गया बेटा, पौराणिक। बाकी के हमारे सही ऑप्शन हमारे कैसे बेटा, करेक्ट क्या हो बेटा, पौराणिक। पुराण प्लस एक बराबर पौराणिक, ये पौराणिक। हथियार में कौन सी संज्ञा, देखिए हथियार अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं, तो यहां पर हम बेटा कह सकते हैं इसमें जो संज्ञा है हमारी बेटा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। हथियार, अब कौन सा हथियार है, अगर उस हथियार का बेटा नाम आ जाता तो हमारा ऑप्शन हो जाता बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए आगे बढ़ते हैं। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो देख उसका भाई खेलता है, तो बेटा यहाँ पे जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है उसका नाम है बेटा पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम बेटा यहाँ पर हमारा, पुरुषवाचक। और बेटा उसका यह किसका रूप है, ये बेटा हमारा रूप है बेटा किसका, ये वह का रूप है। वह का जब हम संबंधवाचक प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, वह, तो कर्म कारक को सॉरी कर्ता में उसने, उसको, उससे, उसके लिए, किस क्या बेटा, उसके लिए। अब बेटा उससे, और इसके बाद बेटा क्या होगा, उसका, उसकी, और बेटा उसके, और इसके बाद क्या होगा, उसमें, और प्यारे बच्चों उस पर। तो बेटा यहां पर देखें तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो बेटा क्या हो गया, तो उसका क्या है बेटा हमारा पुरुषवाचक का संबंध कारक में आएगा बेटा उसका, वह का हमारा रूप है, तो कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां संबंध नहीं होगा, ध्यान रखना, यहां संबंध नहीं होगा, कारक संबंध है लेकिन सर्वनाम यहां पे संबंध नहीं है। मीठा आम में, मीठा किस प्रकार का शब्द है, तो बेटा मीठा आम में जो मीठा जो शब्द है ये कौन सा बेटा हमारा विशेषण है। और विशेषण हमारे कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से हमारा कौन सा बेटा गुणवाचक, कौन सा हमारा ये हमारा रहेगा बेटा कौन सा, ये हमारा है बेटा गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। एक हमारा गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, और बेटा एक होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा कौन सा है बेटा गुणवाचक विशेषण। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं, तो बेटा रचना की दृष्टि से जो वाक्य के हमारे भेद होते हैं ये होते हैं कितने बेटा, 3। और 3 कौन कौन से होते हैं हमारे, जो 3 हमारे वाक्य होते हैं जिसमें पहला होता है बेटा कौन सा, सरल वाक्य। दूसरा हमारा कौन सा होगा बेटा, संयुक्त वाक्य। और तीसरा हमारा होता है प्यारे बच्चों कौन सा, मिश्र वाक्य। ये हमारे कितने, 3 हमारे यहाँ पे बेटा वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए वह प्रथम आई। तो यहाँ पे देखना बेटा आई जो शब्द है ना बेटा हमारा, ये वाला जो आई, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे आई,
ये आएगा आई। यहां देखिए, अब समझना, देख ध्यान से समझना, शीला ने कड़ी मेहनत की, यहां समझना, शीला ने कड़ी मेहनत की और बेटा वह प्रथम आई, ऐसा समझना। अब ये किससे जुड़ा हुआ है? अब प्यारे बच्चों ये जुड़ा हुआ है किससे? इसलिए से जुड़ा हुआ है। तो इस इसलिए क्या बोलते हैं? जो दो वाक्य, वाक्यांश या शब्दों को जोड़ते हैं ऐसे शब्द कहलाते हैं बेटा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो शब्द दो वाक्य, वाक्यांश या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, नायक का नायिका बिल्कुल सही है, सेवक का सेविका सही है, अनुज का अनुजा, अनुज माने छोटा भाई और अनुजा माने छोटी बहन। और संचालक का क्या होता है बेटा? ये गलत है, संचालक का होता है बेटा संचालिका। क्या होता है? संचालिका। संचालक का क्या होता है बेटा? संचालिका। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? कौन सा हमारा यहाँ पे सही नहीं है? तो हमारा बेटा डी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही बिल्कुल भी नहीं है। छात्र पढ़ते होंगे, छात्र पढ़ते होंगे, वह घर जाता होगा, तो क्या हो गया? देखिए जहां पर आपको क्या बताया था हमने, ध्यान हो आपको, जहां होंगे, होगा, होगी, होंगे लग जाए तो संदिग्ध में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? संदिग्ध में। क्रिया किसकी है? वर्तमान की। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसे क्या? संदिग्ध वर्तमान बोल सकते हैं इसे क्या बेटा? संदिग्ध वर्तमान काल, ये हमारा वाक्य रहेगा। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो बेटा एक बात आपको बताई थी, अगर कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है, अगर कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है तो आपको सोचना नहीं है, चुपचाप कर्तवाच्य लगा दो। बस नेगेटिव है, भाववाच्य मत लगा देना। अगर भाववाच्य है तो कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह मिलेगा, सीता से पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। लेकिन जहां कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होगा वहां कर्तवाच्य लगा देना आपका कभी गलत नहीं जाएगा। देखिए कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्न में से असंगत है। तो देखिए इसमें से असंगत हमारा कौन सा है? तो देखिए कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है, संप्रदान के लिए होता है, कर्म का होता है, अधिकरण का होता है बेटा क्या? अधिकरण का जो होता है वो होता है बेटा मैं और पर, से नहीं होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बेटा हमारा अधिकरण। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? अधिकरण। ये हमारा सही नहीं है। जल शब्द क्या है? जल शब्द है बेटा मेरा क्या सा? रूढ़ शब्द है। जल शब्द क्या है बेटा? रूढ़ शब्द है। और बेटा रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर, यानी कि जिन शब्दों को तोड़ने पर उनके सार्थक खंड बिल्कुल ना हो, यानी कि सार्थक खंड नहीं होते तो उन्हें कहते हैं हम क्या? उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। योग रूढ़, जहां पर कोई दो शब्द मिले और दोनों शब्द मिलकर एक तीसरा अर्थ बनाते हैं, जैसे कि नीलकंठ, जैसे नीलकंठ, तो आप कहेंगे सर भगवान शिव। मैंने कहा दशानन, तो तुरंत बोलेंगे आपके सर रावण। तो योग रूढ़ शब्द। यौगिक यानी कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और दोनों शब्द कैसे होते हैं बेटा? अपनी एक ही भाषा के होते हैं, तो उन शब्दों को बेटा क्या कहते हैं? हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कहते हैं ना विद्यालय। तो हमारा आंसर सही क्या होगा बेटा? यहाँ पर डी, यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया सर, ये हमारा रूढ़ शब्द होगा। अब आगे बढ़ते हैं। समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बेटा कह सकते हैं सम। देखिए समुज्ज्वल जो शब्द है तो इसे तोड़ सकता हूं मैं, सम प्लस उज्ज्वल, समुज्ज्वल। और अगर मैं तो इसे भी तोड़ सकता हूं, उत प्लस ज्वल। तो क्या बना हमारा? सम प्लस उत प्लस ज्वल। अगर यहां से देखें तो उत उपसर्ग है हमारा, अगर शब्द में यहां देखें तो कौन सा? सम उपसर्ग है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सम। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा हो गया हमारा सी। उन्नति शब्द का विलोम। देखिए उन्नति, उन्नति का तात्पर्य होता है ऊपर उठना, तो क्या अवनति क्या होता है बेटा? नीचे गिरना। अवनति का तात्पर्य क्या होता है बेटा? नीचे गिरना। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा ए। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची है?
तो बेटा जो कामदेव का पर्यायवाची वो क्या है, वो बेटा मदन। कामदेव का पर्यायवाची क्या है बेटा, ये मदन। और मीन किसका है बेटा, यहाँ पर मछली का। जलध बेटा, जलद, इसे जलध करें हम, करेंगे इसे क्या हम करेंगे क्या बेटा, जलद, जलध। जलध माने क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारा होता है ये समुद्र, और खग माने क्या होता है यहाँ पर बेटा, पक्षी। खग माने क्या होता है बेटा हमारे यहाँ पर, पक्षी। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा है, तो बेटा आपको क्या बताया था, ई, त्वता, पाक, वसंत, हट, वटपन, एक प्रत्यय आपको मिल जाए तो कौन सी, ममत्व। मम से क्या बनी बेटा, ममत्व। मित्र हमारी जातिवाचक संज्ञा है, भीड़ हमारी कैसी बेटा, समूहवाचक है, वकील हमारी जातिवाचक संज्ञा। देखिए एक कांति, कांति माने होता है चमक, और बेटा ये क्लांति माने होती है थकावट। तो ध्यान रखना, यहां आंसर हो जाएगा चमक और थकावट, चमक और थकावट। जो पढ़ने योग्य हो बेटा, जो पढ़ने योग्य होता है उसे कहते हैं पठनीय। जो पढ़ने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, पठनीय। लिखने योग्य होता है तो लेखनीय, कहने योग्य होता है कथनीय, पूजने योग्य होता है तो पूजनीय। देखिए कपीस का सही संधि विच्छेद हमसे पूछा है, तो क्या होता है, कपे प्लस ईस बराबर कपीस। ई और ई मिलके बेटा बड़ी ई, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि बेटा, दीर्घ स्वर संधि। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा वह प्रधान हो, तो वह कौन सा समास कहते हैं, अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्दों की बात आ गई तो चुपचाप लगा दो अव्यय भाव समास। इस समास का पहला पद क्या होता है बेटा, अव्यय हमारा होता है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य में किस प्रकार का उदाहरण है। तो देखिए ध्यान रखना, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, अगर उनसे कोई दो उपवाक्य हमारे जुड़ते हैं तो हम उसे बेटा क्या बोलते हैं, उसे प्यारे बच्चों मिश्र वाक्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। और लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, इन सब से जुड़ेगा तो उसे हम प्यारे बच्चों कहेंगे संयुक्त वाक्य। और जहां वाक्य में कोई भी जॉइंट नहीं होगा उसको देते हैं बेटा सरल वाक्य। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मेरे को आपका काम बहुत पसंद है बेटा। देखिए हमारे यहाँ मेरे को, तेरे को ऐसे कोई शब्द नहीं होते, आएगा मुझको, यहाँ गलती है ये। वो आदमी अच्छा नहीं है, और एक दूध गिलास का, एक दूध नहीं, एक गिलास दूध का एक गिलास दो, यहाँ ये गलत है। वो आदमी अच्छा नहीं है और प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। तो देखिए अब यहाँ पे प्रत्येक शब्द हमारे एक एक के लिए तो यहाँ बुरे नहीं आएगा, बुरे बहुवचन है और प्रत्येक बेटा एक वचन है, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे बुरा, प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता। यहाँ पे एक गिलास दूध का एक गिलास दो, ये आएगा। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर सही उत्तर, हमारा सही उत्तर हो गया बेटा यहाँ पर क्या, बी। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भयानक रस का स्थायी भाव होता है बेटा भय। करुण रस का क्या होता है बेटा हमारा शोक, और रौद्र रस का क्या होता है उत्साह, और जो घृणा हमारा, घृणा एक कौन सी घृणा होती है ये, इसे कहते हैं जुगुप्सा। यहाँ रस होता है हमारा कौन सा, बीभत्स्य। दोहे के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहे के पहले 30 चरण में होती है बेटा 13 मात्राएं। चार चंद की चंचल किरणें, तो बेटा यहाँ पर अलंकार पूछा है, तो देखिए च की आवृत्ति हो गई, तो कौन सा हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार हमारे यहाँ पर हो गया। सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में उचित लोकोक्ति कौन सी है। तो बेटा क्या हो जाएगा, सबकी एक जैसी दशा है बेटा, घर घर मटियाले चूल्हे हैं बेटा। अपनी दही को खट्टा कौन बताता है, अपनी डपली अपना राग, नहीं बेटा अपनी सही है। तो घर घर मटियाले चूल्हे हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहा जाता है बेटा किसे, भक्ति काल को। और जो स्वर्ण युग जिससे वो ये कहा, स्वर्ण युग कहा था बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, और स्वर्ण काल कहा था जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने। ध्यान रखना दोनों ही हमारा आंसर इसका भक्ति काल ही रहेगा। भारत दुर्दशा,
और जो भारत दुर्दशा है वो बेटा नाटक है एक हमारा किनका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। और इसके बाद है हमारा झांसी की रानी, ये कविता काफी अच्छी है और इस कविता की जो रचयिता हैं वो कौन है हमारे, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद देखते हुए आते हैं बेटा 46 से 50 तक हमारा गद्यांश आ गया। गद्यांश पर प्रश्न पढ़ लें। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? और पांचवा पर्यावरण में संधि है। अब बेटा पैराग्राफ पे आते हैं अब हम। पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो एक प्रश्न तो हमें लगता है यहीं से मिल गया। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? तो बेटा पर्यावरण का संरक्षण। एक प्रश्न हमें सीधा सीधा मिलता है, देखिए यहां से पहली लाइन से ही। पर्यावरण आगे समय सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण और वनों की कटाई कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग दूसरे यहां से भी मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? बढ़ता प्रदूषण और बेटा क्या बेटा, वनों की कटाई। बढ़ता प्रदूषण और बेटा वनों की कटाई, ये कह रहे हैं देखना। वनों की कटाई के कारण लगातार प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण तापमान लगातार हमारा बढ़ रहा है, तो जिसके कारण का ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल और जमीन को बचाना होगा। प्राकृतिक संसाधन का देखो प्रश्न है इसमें एक। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन इसमें क्या है बेटा, हमारे यहाँ पर जल। कौन सा बेटा, हमारे यहाँ पर जल है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और प्लास्टिक का उपयोग कम करके एक बेटा देखो यहां से हो गया, कम करके हम पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। तो एक प्रश्न देखो बच्चा हमारा कौन सा, ये हमारा देखो यहां से हो गया। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं? पेड़ लगाकर और प्लास्टिक का उपयोग कम करके। देखो मिल गया ना, पेड़ लगाकर और प्लास्टिक का उपयोग कम करके बना सकते हैं। इसके बाद हमारा 50 पर्यावरण में संधि है। तो यहाँ देखिए पर्यावरण में जो संधि है हमारी क्या होगा, परे प्लस आवरण। और यहाँ पे क्या होगा, ये ई और आ। चलो ऐसे समझाते हैं आपको। क्या देखना, रफ अंत लगा लें, यहाँ पर ई को बाहर करें यहाँ से, और यहाँ से क्या ले लें बेटा, बड़ा आ प्लस वर्ण, ये हमारा हो जाएगा। अब आपको पता है कि आ और ई का मेल होगा, इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, आ। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा पर हलंत के साथ प्लस या प्लस वर्ण, सबको जोड़ दो तो क्या बन गया शब्द। तो बेटा शब्द क्या बना, शब्द बन गया बेटा पर्यावरण। और कौन सी संधि यहाँ पर बेटा, यण संधि। और यण संधि जो किसका रूप है, किस में आती है सर, जो यण संधि आती है, जो स्वर संधि में आती है। बस काम खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही आज हमारे मॉक टेस्ट नंबर 121 का बेटा सॉल्यूशन होता है यहीं पे समाप्त। अब मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। तो दोस्तों आप सभी ने सॉल्यूशन देख लिया होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन की प्रक्रिया हमारी जारी रहे, आपके एग्जाम तक रहे, तो जो हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही है विद सॉल्यूशन, तो आप सभी का एक फर्ज बनता है कि आप सभी सबसे पहले अपना स्कोर कमेंट करें और उसके साथ साथ कोई आपका सजेशन हो उसे भी आप कमेंट करें। जय हिंद।